गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका AS/61 पर। हम लोग जो है कि सीटेट संबंधित जो है कि CDP का क्लास जो है कि पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि हम लोग CDP में जो है कि अधिगम से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे हैं और यह सिद्धांत का जो है कि तीसरा भाग है। और आज के सिद्धांत में हम लोग जो है कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यवहारवादियों के अनुसार जो है कि सिद्धांत पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञानवादियों के आधार पर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं हम लोग संज्ञानवादियों के आधार पर जो है कि कौन कौन सा सिद्धांत है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, वाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्ट यदि देखा जाए तो यह एक जर्मन शब्द होता है। गेस्टाल्ट शब्द जो है कि जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, यानी कि गेस्टाल्ट यह एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका हिंदी अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार या समग्रकार, समग्रकार या समग्राकार, समग्रकार या समग्राकार या पूर्ण आकृति, या हम इसको कह देते हैं पूर्ण आकृति। एक तरह से देखा जाए जर्मन शब्द का भाषा है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट जो है कि जिसका हिंदी रूपांतरण जो है कि पूर्णाकार, समग्रकार, पूर्ण आकृति होता है। और इस गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद के जनक हैं मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं मैक्स वर्दिमर, जिसके सहयोगी हैं कोहलर एवं कोफ्का। कोहलर एवं कोफ्का, कोहलर एवं कोफ्का जो है कि इनके सहयोगी हैं। देखिए, देखा जाए तो कभी कभी जो कि क्वेश्चन पूछ देता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो कभी कभी आंसर में कोहलर देता है। वजह यह है कि लेकिन इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले या इस सिद्धांत का प्रणेता मुख्य रूप से मैक्स वर्दिमर को माना जाता है, लेकिन कोहलर को इस आधार पर माना जाता है क्योंकि इस सिद्धांत में प्रयोग के आधार पर जो है कि कोहलर ने जो है कि इस सिद्धांत को जो है कि दर्शाया था। तो कोहलर ने इस सिद्धांत को प्रयोग के आधार पर दर्शाया था। तो कोहलर का जो प्रयोग था इस सिद्धांत के अंतर्गत, कोहलर का जो प्रयोग था वह एक चिंपैंजी पर जो है कि प्रयोग था। चिंपैंजी पर एक प्रयोग किया था, जिस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। एक प्रकार का चिंपैंजी बनमानुष था, बनमानुष जिसे हम कह सकते हैं, जिस बनमानुष का नाम था सुल्तान। और इसी प्रयोग के आधार पर ही कोहलर को जो है कि इसका जो है कि गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है। लेकिन किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। लेकिन वास्तविक रूप से सबसे पहले जो है कि इस सिद्धांत का जो है कि जनक मैक्स वर्दिमर माने जाते हैं। तो जब कोहलर ने जो चिंपैंजी पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया, गेस्टाल्टवाद दिया, तो इस सिद्धांत का नया नाम पड़ा जिसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। यानी कि इस गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं या सूझबूझ का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। अब इस प्रयोग के आधार पर कोहलर ने किया क्या कि कोहलर जो है कि चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब पिंजरे में बंद करने के बाद, यानी कि इस तरह से एक पिंजरा होता है और इस पिंजरे में बंद करने के बाद चिंपैंजी के समक्ष इसमें एक बॉक्स रखता है, इस तरह से एक बॉक्स रखता है और जो है कि यहाँ पर जो है कि चिंपैंजी को ऐसे करके जो है कि बंद कर देता है। और इस पर
इसके काफ़ी दूरी पर यहाँ पर इस तरह से जो है कि केजे जो है कि बांध देता है, उसके जो है कि छत पर जो है कि केजा इस तरह से बांध देता है। और चिंपैंजी क्या करता है, अपना बार बार हाथ ऊपर करता है और केजे को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन केजे को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह केजा जो है कि काफ़ी ऊंचाई पर था। तब ये क्या करता है कि ये इधर उधर देखता है। तब तक अचानक से इसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि यहाँ पर एक बॉक्स है। तो ये क्या करता है कि इस बॉक्स को उठाता है और इस केजे के समक्ष उसके सीध में ऐसे रख देता है। अब चिंपैंजी क्या करता है कि इस बॉक्स पर खड़ा होकर के इस केजे को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है, मतलब उसे खा लेता है। यानी कि चिंपैंजी इधर उधर देखने के बाद अचानक सा इसके दिमाग में आता है कि यह बॉक्स जो है कि उसके सीध में उठा कर रखता है और केजे को प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद कोहलर ने जो कि प्रयोग नंबर 2 किया था, फिर दूसरे नंबर पर प्रयोग किया था। तो दूसरे नंबर पर प्रयोग क्या किया था कि इस तरह से फिर जो है कि एक कटघरे में और इस तरह से एक कमरे में बंद करता है और केजे को काफ़ी ऊंचाई पर बांधता है, काफ़ी ऊंचाई पर बांधता है। और इस बार एक बॉक्स के अलावा 2 बॉक्स रखता है, एक बॉक्स के अलावा 2 बॉक्स रखता है। अब चिंपैंजी क्या करता है, इस केजे को प्राप्त करना चाहता है। जब केजे को प्राप्त करना चाहता है तो इसी के उपरांत यह बॉक्स उठाता है, उसके सीध में रखता है और केजे को क्या करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बारी जो केजा जो है कि काफ़ी ऊंचाई पर आता है, जो केजे को प्राप्त नहीं कर पाता। अब चिंपैंजी क्या करता है कि इधर उधर देखने पर इसके दिमाग में फिर ऐसा आता है कि यह दोबारा दूसरे बॉक्स को उठाता है और एक बॉक्स के ऊपर, यानी कि इस तरह से एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख करके उस केजे को जो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपनी समस्या को सुलझा लेता है। कहने का मतलब ये हुआ इस सिद्धांत में कोहलर के अनुसार कि व्यक्ति के समक्ष जब कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो उस समस्या के दौरान व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करता है, वह उस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के चिंतन करता है। तो अचानक सा उसके मस्तिष्क में कोई सूझबूझ या कोई ऐसी विधि आती है जिससे उस समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। जैसे यह चिंपैंजी इधर उधर घूमने के बाद केजा प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसके बाद अचानक सा दिमाग में आता है कि इस बॉक्स को उठा करके इसके सामने रखेगा तो केजे को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसी तरह प्रयोग नंबर 3 करते हैं। प्रयोग नंबर 3 करते हैं कि इस तरह चिंपैंजी को एक कटघरे में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद दिखाई दे रहा है इधर, इस तरह जो है कि चिंपैंजी को एक कटघरे में बंद करते हैं और बंद करने के बाद इस बार केजा ऊपर नहीं बांधते, इस बार केजा जो है कि इतनी दूरी पर रखते हैं और चिंपैंजी इसको हाथ से जो है कि पाना चाहता है, जो कि पा नहीं सकता। तो इसी में एक छड़ी रखे रहते हैं, लोहे की छड़ी। तो चिंपैंजी क्या करता है, अचानक सा उसका ध्यान इस छड़ी पर पड़ता है और इस छड़ी के माध्यम से इस केजे को अपनी तरफ क्या कर देता है, खींच लेता है और केजे को क्या कर देता है, प्राप्त कर लेता है। फिर इसी तरह तीसरे नंबर के बाद फिर चौथे नंबर पर प्रयोग करते हैं कि इस केजे को और दूरी पर रखते हैं और इसमें 2 छड़ी रखते हैं, केजे को और दूरी पर रखते हैं और 2 छड़ी रखते हैं। तब चिंपैंजी क्या करता है कि एक छड़ी से उस केजे को प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद क्या करता है, दोनों छड़ी को लेता है और दोनों छड़ी को ऐसे देखता है तो अचानक से वो छड़ी ऐसे एक में फंस जाती है और फंस जाने के बाद वह एक लंबी हो जाती है। तब उसके दिमाग में आता है कि इसके द्वारा केजे को प्राप्त किया जा सकता है और केजे की तरफ बढ़ाता है और केजे को क्या कर देता है, खींच लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के समक्ष जो समस्या आती है तो समस्या के दौरान व्यक्ति अनेक प्रकार के चिंतन करता है, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करता है और उस प्रक्रिया के दौरान इधर उधर देखता है तो अचानक सा उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक सूझ या एक तरकीब आता है जिससे समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग इस सिद्धांत की विशेषताएँ देख लेते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषताएँ क्या है। हम लोग उसी के आधार पर विशेषताएं देख लेते हैं। सिद्धांत की विशेषताएं, सिद्धांत की विशेषता देख लेते हैं। सिद्धांत की विशेषता ये है कि पहले नंबर पर ये देख लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के रूप में सबसे पहले उसके समक्ष कटघरे में बंद रहता है तो चिंपैंजी क्या करता है कि सबसे पहले इधर उधर देखता है।
यानी कि इधर उधर देखता है, उसको समझता है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रत्यक्षात्मक संबंधों की समझ को अगर बताते हैं कि समस्या के दौरान पहले व्यक्ति को प्रत्यक्षात्मक संबंधों की समझ होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब व्यक्ति के समक्ष अचानक से कोई समस्या आती है या समस्या आती है तो अचानक सा सूझ आता है, तो पहले व्यक्ति क्या करता है कि इधर उधर देखता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उस समस्या से संबंधित चीज़ों को वो ध्यान देता है। प्रत्यक्ष रूप से समस्या से संबंधित चीज़ों को क्या करता है, ध्यान देता है, उसको समझता है और उसी के आधार पर वह अंतर्दृष्टि के रूप में, मतलब अपनी मानसिक प्रक्रिया के रूप में सूझबूझ के यानी कि उपाय निकालता है, यानी कि उसके समस्या से संबंधित चीज़ों को। इसके बाद क्या करता है कि दूसरे नंबर पर बताते हैं निरीक्षण। दूसरे नंबर पर बताते हैं निरीक्षण, कि उस संबंधों की समझ विकसित करता है, फिर निरीक्षण करता है, इधर उधर देखता है कि कैसे समस्या को सुलझाया जाए। जैसे सिंपल सी बात समझिएगा, अभी इसके मेन चीज़ों को हम एग्जाम्पल में समझेंगे। निरीक्षण करता है कि देखें कि यह समस्या किस प्रकार से हल हो सकती है, कैसे हल सकती है। जैसे चिपंजी जो है कि इस केजा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर देखता है, निरीक्षण करता है कि कैसे केजा को प्राप्त करते हैं, तब उसका ध्यान किस पर पड़ता है, इस बॉक्स पर पड़ता है और इस बॉक्स को जो है कि उसके सीध में रखता है। तो इसीलिए कहते हैं दूसरे नंबर पर कि व्यक्ति क्या करता है, निरीक्षण करता है। इसके बाद करता है अन्वेषण की प्रक्रिया। इसके बाद इसमें आ जाता है अन्वेषण की प्रक्रिया। अन्वेषण की प्रक्रिया क्या करता है कि व्यक्ति इधर उधर खोजता है, निरीक्षण करता है तो इधर उधर खोज करता है। किसका खोज करता है, समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति इधर उधर क्या करता है, खोज करता है। इसके बाद यदि हम देख लेते हैं कि इधर उधर खोज करने के बाद एक पल के लिए व्यक्ति समस्या के दौरान क्या होता है, निष्क्रिय होता है, जिसको कोहलर ने बताया कि उसके दौरान निष्क्रियता होती है। भाई स्वाभाविक है, जब समस्या होगी तो समस्या के दौरान एक पल व्यक्ति जो है कि निष्क्रिय तो होता ही है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तो जैसे चिपैंजी इधर उधर देखने के बाद यह भी तो निराश हुआ एक बार कि आखिर यह केजा कैसे प्राप्त होगा, यह भी निष्क्रिय हुआ, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में यह आता है और केजे को प्राप्त कर देता है, यानी कि निष्क्रियता होती है। इसके बाद देख लेते हैं कि अचानक से उसके दिमाग में आता है, यानी कि सूझ का अचानक होना, अचानक उत्पन्न होना, सूझ का अचानक उत्पन्न होना, यानी कि अचानक सा उस समस्या को हल करने के लिए उपाय निकालना, यानी अचानक सा उसके दिमाग में आता है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे चिपैंजी का ध्यान अचानक सा इस बॉक्स पर पड़ता है। इसके बाद क्या बताते हैं कि सूझ का इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बताते हैं सूझ का स्थानांतरण। ये क्या होता है कि जब व्यक्ति किन्हीं कारणों से समस्या को हल कर लेता है, उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसका स्थान, उस समस्या के किए गए उपाय का प्रयोग वह अन्य जगह भी कर लेता है, स्थानांतरण कर लेता है। जैसे चिपैंजी एक बार इस केजो को प्राप्त करने के लिए एक बॉक्स से प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब एक केला काफ़ी दूरी पर बांध दिया जाता है, ऊपर लगा दिया जाता है, तो इसके उपरांत 2 बॉक्स रखे जाते हैं। जब 2 बॉक्स रखे जाते हैं तब इस केले को प्राप्त करने के लिए चिपैंजी जो है कि एक बॉक्स लगाता है तो केला नहीं प्राप्त कर देता है। तब उसी तरह दिमाग लगाता है अपने दिमाग में कि सूझ का स्थानांतरण मतलब प्रयोग करता है दूसरे तरीके से कि हो न हो दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखेंगे तो केले को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इसी बात को ये देते हैं कि सूझ का स्थानांतरण। तो ये होती है, ये उनके सिद्धांत की क्या है, विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिद्धांत की विशेषताएं के बाद देख लेते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषताओं के बाद देख लेते हैं सिद्धांत का आधार।
सिद्धांत का आधार, सिद्धांत का आधार या सिद्धांत के मूलभूत आधार, यानी कि जब व्यक्ति के समस्या आती है तो समस्या को निपटाने के लिए व्यक्ति किन प्रकार के आधारों का प्रयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति, देखिएगा इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे इसी के आधार पर हम लोग इसको भी समझेंगे, इसी के आधार पे सिद्धांत भी है। देखिएगा जैसे किसी व्यक्ति के समक्ष आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, वह व्यक्ति आराम से सो रहा है, अचानक सा किसी बिजली या शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो गई, आग लग गई। जब आग लग गई तो प्रत्यक्षात्मक संबंधों की समझ विकसित करेगा, यानी कि समस्या तो उत्पन्न हो गई, तो समस्या उत्पन्न हो गई तो उसकी समझ विकसित करेगा कि यह प्रत्यक्ष रूप से आखिर समस्या कैसी हुई है, मतलब कि यह आग कैसे लगी है, यह आग कैसे लगी है उसकी समझ विकसित करेगा। यह आग हमारे लिए कितना घातक है, हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इस आग से हमारा नुकसान क्या है, उसकी क्या करता है, समझ विकसित करता है। इसके बाद निरीक्षण करता है। किस बात का निरीक्षण करता है, उसको देखता है, एक पल के लिए देखता है कि यह आग काफ़ी नुकसान कर सकती है या किस तरह से जो है कि बचाव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, हम यहाँ से कैसे भागें, क्या लेकर भागें या क्या चीज़ है यहाँ पर, किधर से जाएं, उसका निरीक्षण करता है। जब निरीक्षण करने के दौरान अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब यह खोज करता है कि इस आग को शांत कैसे किया जाए, इस आग से बचा कैसे जाए, इस आग से छुटकारा कैसे दिया जाए। यह समस्या गंभीर है तो इस गंभीर समस्या से किस प्रकार से निपटारा दिया जाए, यानी कि उसका क्या करता है, खोज करता है। जब खोज करता है तो अगले पल क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जब समस्या आती है तो स्वाभाविक है कि एक पल के ये व्यक्ति क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जब निष्क्रिय होता है तो निष्क्रिय होकर के जब सोचता है, विचार करता है, तो उसी विचार के दौरान अचानक सा उसके दिमाग में सूझ आता है, दिमाग आता है कि अरे आग लगी तो फायर ब्रिगेड को क्या किया जाए, फ़ोन किया जाए, या बगल में किसी का ट्यूबवेल है या नल है तो वहाँ से कम बाल्टी ला करके पानी तो डाला जाए, कुछ तो किया जाए। तो अचानक सा उसके दिमाग में सूझ आता है तो फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करता है या जो है कि बगल में ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से समस्या का वो क्या करता है, हल कर देता है। ठीक इसके बाद फिर कभी अगर इस तरह से आग लगती है तो वह उसी तरह समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है, यानी स्थानांतरण कर देता है अपनी समझ का। हो सकता है कहेगा करे आग लग गई अभी शुरू हुआ है, उससे पहले यह आग जो है कि ज़्यादा जलाए, पूरा घर मकान पूरा गांव जलाए, उससे पहले फायर ब्रिगेड को क्या कर दिया जाए, बुला दिया जाए। तो यानी कि इस तरह से जो है कि सिद्धांत की विशेषताएं हो जाती हैं। अब हम लोग सिद्धांत का आधार देख लेते हैं। सिद्धांत के आधार में देख लेते हैं कि पहले नंबर पर कि जो समस्या होती है वह समस्या किस रूप में होती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है। प्रत्यक्ष रूप में होती है यानी कि प्रत्यक्षीकरण रूप में होती है, यानी कि जो समस्या होती है वह समस्या का समस्या प्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को समस्या ही समझ में न आए या वह समस्या प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से दिखाई ही न दे, समझ में ही न आए, तो क्या उस समस्या का समाधान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस सिद्धांत का मेन आधार है कि वह समस्या किस रूप में होनी चाहिए, प्रत्यक्षीकरण रूप में होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात देता है कि इसका जो है कि आधार क्या है, बुद्धि है। बुद्धि क्या कहता है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि क्षमता होगी वह व्यक्ति उतना ही जल्दी उस समस्या का क्या कर लेगा, समाधान कर लेगा। जिसके पास बुद्धि क्षमता कम होती है उसके पास चिंतन करने की प्रक्रिया, तर्क करने की प्रक्रिया निम्न होती है, उसको समस्या का समाधान करने में क्या होता है, कठिनाई महसूस होता है या लंबे समय तक जो है कि समस्या का समाधान करता है। यानी कि जिसके पास बुद्धि क्षमता जितनी होती है उसी के आधार पर उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समस्या की रचना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समस्या की रचना। समस्या की रचना, समस्या की रचना का मतलब ये हुआ कि समस्या कैसी है, रचना, समस्या का निर्माण, समस्या कैसे उत्पन्न हुई, किस लिए उत्पन्न हुई, समस्या का क्या कारण है, समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है। यदि समस्या जटिल है, पॉइंट इसका मेन पॉइंट यही है इसका कि यदि समस्या जटिल है
तो उसका समाधान करने में कठिनाई महसूस होगी। तो उसी के अनुकूल समस्या को क्या किया जाए, समाधान किया जाए। जैसे हम यहाँ पर आग की चर्चा कर रहे थे, तो यदि आग काफ़ी भारी लग चुकी है तो इसका मतलब समस्या क्या है, कठिन है। मेरा घर जला सकती है, पूरा गांव जला सकती है, काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो ये समस्या क्या है, जटिल हुई। यदि छोटी सी आग या बहुत चिंगारी की तरह आग लगी है तो हम उसे एक बाल्टी पानी से भी बुझा सकते हैं, बिजली का कनेक्शन कट कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार की समस्या होती है उसी के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, क्रियाएं करता है। यानी कि ये सूझबूझ या अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद देख लेते हैं अनुभव। चौथे नंबर पर बताते हैं अनुभव। अनुभव का मतलब यह हुआ, इसी सूच के स्थानांतरण से समझ लेते हैं। अनुभव का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में जितना अनुभव होता है, समस्या का समाधान करने पर जो व्यक्ति जितना अनुभवी होता है वह व्यक्ति उतना ही आसानी से समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। जो व्यक्ति जितना अनुभवी होता है वह व्यक्ति उतना ही समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। अब इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। देखिए, इसके आधार पर बालकों में, यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। और यह सिद्धांत अभी जिसके पास जितनी बुद्धि होगी, जितना अनुभव होगा, तो इसका मतलब यह सिद्धांत प्रतिभाशाली बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या है, उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद कठिन विषयों को सरलता से हल किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी विषय, गणित हो गए, गणित विज्ञान विषयों में यह क्या है, अत्यंत उपयोगी है। गणित विज्ञान विषयों में यह सिद्धांत क्या उपयोगी है। एक बात, बालकों के समक्ष समस्या प्रस्तुत कर, वो भी समस्या कैसी होनी चाहिए, प्रत्यक्ष समस्या। बालकों के समक्ष यानी कि प्रत्यक्ष समस्या उपस्थित कर उनके मानसिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उपस्थित कर मानसिक क्षमता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मानसिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात कि जीवन में आई कठिनाई या समस्या का समाधान का लाभ
इस सिद्धांत से उठाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सूज का स्थानांतरण। जब कभी आपके समझ समस्या आती है तो उस समस्या का उपयोग आप अन्य किसी समस्या का समाधान करने में प्रयोग कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जीवन में आई समस्या का, लिख सकते हैं कि जीवन में आई समस्या का, जीवन में आई समस्या का समाधान करने में सहयोग प्रदान करता है। यह सिद्धांत जीवन में आई समस्या का समाधान करने में सहायता देता है या सहयोग करता है, सहायता देता है। यानी कि इसके आधार पर बालकों के समक्ष हम क्या कर देते हैं, उनके जो है कि तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास कर देते हैं। तो ये आपका रहा जो है कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। मैक्स वर्दिमर, जिसके जनक मैक्स वर्दिमर माना जाते हैं, कोलर भी देता है। किस लिए देते हैं? प्रयोग के आधार पर देते हैं। इसके बाद यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्रकार या पूर्ण आकृति या पूर्ण रूप से। क्योंकि जब समस्या आती है तो समस्या को हम लोग किस रूप में देखते हैं? पूर्ण रूप से, पूरे आकार के रूप में देखते हैं। जैसे आग लगेगी तो हम पूरा ये देखेंगे कि आग कितने दूर में लगी, कैसे लगी। अब थोड़ा सा आग या आग की चिंगारी को तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए कहता है पूर्ण आकृति, यानी कि समस्या को हम पूर्ण रूप से देखते हैं। एक बात इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर। उसका नाम क्या था? सुल्तान। इसी प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत। इसके बाद इस सिद्धांत की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता प्रत्यक्षणात्मक संबंधों की समझ, यानी कि समस्या के दौरान उसके संबंधित चीज़ों को समझ विकसित होनी चाहिए। दूसरी बात निरीक्षण, जब समस्या आती है तो व्यक्ति उस समस्या को पूर्ण रूप में देखता है और उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्यों निरीक्षण करता है? अन्वेषण की प्रक्रिया के आधार पर यह खोज करता है कि समस्या को कैसे समाधान किया जाए। इसके बाद जब समस्या का समाधान करने के लिए उपाय नहीं सूझता तो व्यक्ति में क्या होता है? निष्क्रियता होती है। निष्क्रियता होती है तब तक अचानक से उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है, एक सूझ आता है उस समस्या को जो कि हल करने का, जिससे हम कहते हैं सूझ का अचानक उत्पन्न होना। इसके बाद जब उस सूझ के द्वारा समस्या हल होती है तो फिर वैसी कभी समस्या आती है तो उसी के आधार पर हम सूझ का क्या कर देते हैं? स्थानांतरण कर देते हैं। मतलब उसी के आधार पर हम उस समस्या को भी समाधान कर देते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत का आधार क्या है? आधार ये है कि समस्या किस रूप में होनी चाहिए? प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक समस्या हमारे सम्मुख या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसके आधार पर समस्या प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात बुद्धि, जिस व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि होगी वह समस्या का समाधान उतनी ही सरलता से करेगा। जितनी कम बुद्धि होगी तो समस्या का समाधान करने में कठिनाई होगा, सूझबूझ करने की प्रक्रिया में देरी होगी। उसी के बाद समस्या की रचना, समस्या कैसी है, जटिल है कि सरल है, उसी के आधार पर व्यक्ति में क्या होगा? सूझबूझ उत्पन्न होगा। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास जितना अनुभव होगा उतना ही समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा या सूझबूझ का क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा। इसके बाद शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि बालकों में यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, बौद्धिक शक्ति का विकास करता है। बालकों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से समस्या प्रस्तुत कर उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है और बालक को आने वाले समय में, आने वाले जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए बालक को एक धैर्यवान बनाया जा सकता है। क्योंकि पुराने अनुभवों के आधार पर नए समस्याओं को क्या कर सकता है? वो समाधान कर सकता है। ये सिद्धांत आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करिए हैं आप लोग। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं। इसी संज्ञानवादियों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बंडूरा का सिद्धांत देख लेते हैं। बंडूरा का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन कहा जाए तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। देखिए ये हम लोग जो है कि आप लोगों को ये क्लास जो है कि फ्री क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे जो है कि सिलेबस वाइज आपको मिलेगा और अगले 2-3 दिन में आप लोगों को गणित शिक्षण भी दिया जाएगा। गणित शिक्षण भी दिया जाएगा और उम्मीद है कि गणित शिक्षण के जो है कि 10-12 वीडियो में जो है कि कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको जो है कि प्रैक्टिस कराए जाएंगे
इस जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं सभी टॉपिकों से संबंधित आपको जो है कि प्रैक्टिस कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चन की एनालिसिस लगातार की जाएगी। हम लोग देख लेते हैं, अगला सिद्धांत देख लेते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया। देखिए इनके सिद्धांत में हम लोग अधिक से अधिक ठाटों पर जो है कि बल देंगे। अल्बर्ट बंडूरा का एक का नाम है कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी सीखता है, जो भी बालक सीखता है, इस समाज में अवलोकन के द्वारा सीखता है। अवलोकन के द्वारा सीखता है। इस समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं बालक की, वह उसका पुनरुत्पादन करके सीखता है, मतलब उसके आधार पर सीखता है, उसका अनुकरण करके सीखता है, उसी के आधार पर सीखता है। तो कभी इस सिद्धांत का नाम जो है कि सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत भी देता है, सामाजिक पुनरुत्पादन का भी सिद्धांत देता है, सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के उपनामों से यह जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि जो बालक है इस समाज में जो अनुकरण करता है लोगों को देखकर, उस अनुकरण के अनुरूप बालक अपने व्यवहार को जो है कि परिवर्तित करता है और उसी के आधार पर सीखता है। और सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक दृष्टि से कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार का समाज होगा, परिवेश होगा, वैसा सीखेगा। क्योंकि समाज में दो तरह के व्यवहार होते हैं। समाज में चूँकि देखा जाए तो समाज में व्यवहार होते हैं, यह व्यवहार यानी कि जो सामाजिक व्यवहार है, यह व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। जो सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक जो व्यवहार है, यह व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। एक व्यवहार होता है मान्य व्यवहार और एक व्यवहार होता है अमान्य व्यवहार। मान्य व्यवहार वो व्यवहार होते हैं जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसे समाज ने मान्यता प्राप्त किया है, जिसे समाज ने निर्देशित किया है, जिसे समाज ने जो है कि बनाया है, उसे हम मान्य व्यवहार कहते हैं। और अमान्य व्यवहार उसे कहते हैं जिसे समाज जो है कि स्वीकृति नहीं देता, जिसे समाज नहीं मानता, उसे अमान्य व्यवहार करते हैं। तो यदि व्यक्ति समाज के आधार पर जो देखता है वो सीखता है, तो समाज के द्वारा अपनाए गए मान्य व्यवहार के अनुरूप पुनरुत्पादन करता है, अवलोकन करता है, अनुकरण करता है, तो उसका पुनर्बलन या उसका लाभ जो है कि उस व्यवहार के अनुरूप उठाता है, तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति बार बार करता है। यदि समाज की दृष्टि से जिस व्यवहार के अमान्य होते हैं, यदि उस व्यवहार के आधार पर सामाजिक दृष्टि से नकारात्मक प्रणयता प्रदान होती है, तो व्यक्ति उस व्यवहार को नहीं करता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बंडूरा के आधार पर यह हुआ कि व्यक्ति किसी मॉडल या प्रतिमान के आधार पर अपने आप को उसी के अनुरूप कार्यरत करता है। देखिए ये जो बंडूरा का जो प्रयोग है ना, ये जो बंडूरा का प्रयोग है, बंडूरा ने प्रयोग में जो है कि एक छोटी गुड़िया पर, बेबी डॉल के नाम से जानते हैं, एक गुड़िया पर प्रयोग किया था। यह गुड़िया जो है कि निर्जीव थी, यह गुड़िया निर्जीव थी। और ये क्या किए थे कि एक गुड़िया को एक पार्क में जो है कि एक निर्जीव गुड़िया को इस तरह से, एक पार्क था, पार्क का इस तरह से रास्ता था, और इस तरह से रास्ते बने थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है कि गुड़िया को इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर रख दिया था। गुड़िया को इस तरह से जो है कि इस पार्क में रास्ते में रख दिया था, और इसमें एक जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे, कैमरा यहाँ से कैमरा फिट कर दिए थे। ध्यान रहे ये गुड़िया क्या थी? निर्जीव थी।
ये गुड़िया क्या थी? निर्जीव थी। यानी कि एक कैमरा लगा दिया था और इसमें देखा कि इस बगीचे में एक महिला जाती है और उस गुड़िया से टकरा जाती है और टकरा जाने के बाद उस गुड़िया को उठाती है और उसे जो है कि मारती है, भला बुरा कहती है, फिर फेंक देती है। तो इस तरह से चीज़ें को वो कैमरे में कैद कर देते हैं और बंडूरा अपने कक्षा के 50 छात्रों के बीच इस कैद की गई तस्वीरों को, फिल्मों को उस कक्षा में फिल्म बनाकर दिखाते हैं और दिखाने के बाद सभी छात्रों को उसी पार्क में ले जाते हैं। उसी पार्क में ले जाने के बाद ये देखते हैं कि अधिक से अधिक जितने छात्र थे सभी लोग जाते हैं और उस गुड़िया को देखते हैं और उठाते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे जो है कि उसी तरह महिला की तरह मारते हैं, पीटते हैं और भला बुरा कहते हैं, गुड़िया को फेंक देते हैं। तो इससे बंडूरा ये कहते हैं कि व्यक्ति इस समाज में जिस मॉडल या प्रतिमान के अनुरूप अनुसरण करता है तो व्यक्ति उसी के अनुरूप आकर्षित होकर अपना क्या करता है, व्यवहार करता है। और वह व्यवहार व्यक्ति के अच्छे भी हो सकते हैं, व्यक्ति के बुरे भी हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा इस प्रयोग की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं कि ये कहते हैं कि जो व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, वह व्यवहार अनुकरण के द्वारा होता है। समाज में व्यवहार अनुकरण के द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। एक बात। दूसरी बात, सामाजिक अवलोकन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करता है। सामाजिक अवलोकन के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है। इसके बाद कहते हैं कि जो मॉडल या प्रतिमान, मतलब जिसको हम लोग देखकर सीखते हैं, जो मॉडल या प्रतिमान, यानी कि जो मॉडल या प्रतिमान जितना आकर्षित करता है व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। देखिए, इनके अगर प्रयोग में कहा जाए ना तो और भी प्रयोग हैं इनके। कहने का मतलब ये है कि ये इसी पार्क में एक जोकर भी रखते हैं और जोकर ऐसा होता है कि कुछ लोग जाते हैं जोकर के सामने ऐसे हंसते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो इसी तरह इसको भी कैमरे में कैद करके अपने बच्चों के समक्ष जब दिखाते हैं ना तो कुछ लोग जाते हैं उसी तरह जोकर के समक्ष हंसते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस तरह से करते हैं। मतलब वो मॉडल या प्रतिमान जैसे आकर्षित करता है लोग वैसा व्यवहार करते हैं। इसके बाद प्रयोग नंबर 3 में बंडूरा ने अपने कक्षा में एक छोटी सी फिल्म का प्रयोग किया था, जिस फिल्म में जो नायक था वह पहले बुरे कार्य करता था, यानी सामाजिक दृष्टि से अमान्य व्यवहार करता था। इसके बाद उसका परिणाम अमान्य रूप में निकलता था, नकारात्मक रूप में निकलता था। तो लास्ट में उसमें यह दिखाया गया कि उसमें जो नायक था, जो हीरो था, वो लास्ट में आकर के मान्य व्यवहार को करने लगा, जिसका परिणाम सामाजिक दृष्टि से मान्य या सकारात्मक होने लगा। तो इस फिल्म को बंडूरा ने अपनी कक्षा में दिखाया। जब कक्षा में दिखाया तो इसका प्रभाव बच्चों पर इस तरह से पड़ा कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि अमान्य व्यवहार को करते थे, कुछ बच्चे उसमें से ऐसे थे कि अमान्य व्यवहार को छोड़कर, मतलब किसी प्रकार का अमान्य व्यवहार नहीं करते, शुरू से लेकर आखिरी तक मान्य व्यवहार यानी कि सकारात्मक दृष्टि से व्यवहार किए।
और कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही नकारात्मक व्यवहार किए, लास्ट में आके मान्य व्यवहार किए, सकारात्मक व्यवहार किए। तो यानी कि बंडूरा ने कहा कि जो मॉडल या जो प्रतिमान जितना अधिक जिस व्यक्ति को जिस तरह से प्रभावित करता है, वह व्यक्ति उसी के अनुरूप क्या करता है, अनुसरण करता है और उसी के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यही बात कहते हैं कि उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। जिस प्रकार का मॉडल या प्रतिमान उसे क्या करता है, आकर्षित करता है। क्योंकि फिल्मों में मान्य और अमान्य दोनों व्यवहार दिखाए गए। अब दोनों व्यवहार के आधार पर बालकों ने कौन कौन से व्यवहार किए, बालकों के अनुरूप हुआ। तो इसी हिसाब से इसके अनुसार हम लोग इसके शैक्षिक महत्व को देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व को देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व के आधार पर देख लेते हैं कि ये कहते हैं कि बालक को यदि सिखाना हो तो जो मॉडल या जो प्रतिमान जो प्रस्तुत किया जाए वह मॉडल प्रतिमान आकर्षित करने वाला हो। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जो अध्यापक है, अध्यापक को देखकर एक बालक सीखता है, कार्य करता है, तो अध्यापक भी एक मॉडल या प्रतिमान के रूप में कार्य करता है। जब अध्यापक भी मॉडल या प्रतिमान के रूप में कार्य करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक इस तरह कार्य करे कि इस मॉडल या प्रतिमान की तरह कार्य करे कि बालक को क्या कर सके, आकर्षित कर सके। तो जब बालक को आकर्षित कर सकेगा तो बालक क्या करेगा, बेहतर सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यापक के आधार पर ही बालक अनुकरण करके या अवलोकन करके सीखता है। तो इसी के आधार पर ये लिखते हैं, बताते हैं कि जो मॉडल या प्रतिमान होने चाहिए, मॉडल या प्रतिमान, मॉडल या प्रतिमान ऐसे हों जो बालकों को क्या करे, आकर्षित करे, जो बालकों को आकर्षित करे। तो जिस प्रकार का मॉडल प्रतिमान आकर्षित करेगा बालक उसी प्रकार का सीखेगा। ठीक है, मॉडल या प्रतिमान की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। यानी कि ये लिख सकते हैं कि सहायक सामग्री, लिख सकते हैं कि सहायक सामग्री बालकों को आकर्षित करने वाली हो, बालकों को आकर्षित करने वाली हो। यदि आकर्षित करने वाली सहायक सामग्री होगी तो बालक जो है कि उसमें रुचि लेगा और उसके सीखने के लिए अत्यधिक प्रेरित होगा। बालकों को आकर्षित करने वाली हो, कोई भी सहायक सामग्री हो बालकों को आकर्षित करने वाली हो। इसके बाद ये कहते हैं, बंडूरा कहते हैं कि अध्यापक, देख सकते हैं कि अध्यापक मॉडल या प्रतिमान के रूप में कार्य करते हैं। अध्यापक मॉडल या प्रतिमान के रूप में, मॉडल या प्रतिमान के रूप में कार्य करते हैं या कार्य करें। जिस प्रकार का मॉडल या प्रतिमान कारित होगा उसी प्रकार का बालक क्या करता है, आकर्षित होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कि यह सिद्धांत बालकों के, यानी कि लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत, लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत बालकों के, यह सिद्धांत बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या है, सहायक है। यह सिद्धांत बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है ना। इसके बाद कि बालक किसी भी प्रकार के सामाजिक दृष्टि से, बालक के किसी भी प्रकार के सामाजिक दृष्टि से अमान्य व्यवहार को मान्य व्यवहार में परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार से, वैसे मॉडल या प्रतिमान प्रस्तुत करके। यानी कि लिख सकते हैं कि बालक के समक्ष, लिख सकते हैं कि बालक के
अमान्य व्यवहार को, बालक के अमान्य व्यवहार को मॉडल या प्रतिमान प्रस्तुत कर, मॉडल या प्रतिमान प्रस्तुत कर मान्य व्यवहार में परिवर्तित किया जा सकता है, मान्य व्यवहार में परिवर्तित किया जा सकता है, मान्य व्यवहार में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई यदि कोई बालक उदंता मचाता है, हो सकता है वो अपने परिवेश में वो सीख कर आया है, उसके परिवेश में अमान्य व्यवहार की तरह जो करता हो, अपने परिवेश के विद्यालयी ढांचे के आधार पर नहीं ढल पा रहा है, तो उसके समक्ष इस प्रकार से कार्य किया जाए, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से उसका प्रभाव है, तो उसके समक्ष इस प्रकार से एक अध्यापक कार्य करे, कक्षा का वातावरण कार्य करे, विद्यालय की प्रक्रिया कार्य करे, वहाँ के विषय वस्तु इस प्रकार के कार्य करे, इस प्रकार से प्रेषित करे, बालक को आकर्षित करे कि बालक मान्य व्यवहार को करना प्रारंभ करे। तो ये हो जाते हैं बंडूरा के सिद्धांत, और बंडूरा के जो है कि सिद्धांत के आधार पर जो है कि बालकों में इस तरह से जो है कि प्रक्रियाएं जो है कि व्यवहार की शामिल की जाती हैं। हम लोग मिलेंगे अब तक के अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला सिद्धांत लेकर के, फिर इसके बाद आपकी जो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ASSTD61 पर, आपको अधिक से अधिक जो है कि क्वेश्चन कराए जाएंगे, इतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराया जाएगा इस चैनल पर कि आपको कहीं भी किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस आप लोग जो है कि लाइक ज़रूर किया करें। देखिए आप लोगों का लाइक बहुत कम आता है, आप लाइक करते ही नहीं, कमेंट भी नहीं करते हैं, थोड़ा मनोबल डिसबैलेंस हो जाता है कि आप इतनी मेहनत की जा रही है फिर भी आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। अगर उस तरह से यदि आप अपने सुझाव दें तो भी बेहतर है। कोई कमेंट ना कोई लाइक आता है तो थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। आप लोग हौसला बढ़ाइए, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस सेट्स है ना, अधिक से अधिक नए पुराने जितने भी सेट हैं सब आपको जो है कि दिसंबर आते आते कंप्लीट करा दिया जाएगा। 10 दिन के आधार पर जो है कि 10-15 दिन में आपके पूरे टॉपिक जो है कि सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीजिए धन्यवाद।